हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं इस लेक्चर में सेलिएंट फीचर्स 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ऑफ 1992 1993। नंबर 1, अभी तक जो कमेटी सुझाव दे रही थी ना ठकुराइन, अलग अलग ऐसा कर लो वैसा कर लो, ग्राम सभा को इतनी पावर दे दो, ग्राम पंचायत को इतनी पावर दो, ज़िला परिषद जो है उसको सबसे टॉप लेवल की अथॉरिटी बना दो, है ना। अल्टीमेटली एक्ट में अब श्रेय हम देखेंगे कि डिसाइड क्या करा गया, ठीक है, अलग अलग बॉडीज़ को क्या क्या पावर दी गई। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा को बोला गया पंचायती राज सिस्टम की ये नींव है। दिस विल बी द फाउंडेशन, ये बेस है, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, जो कि पूरी की पूरी इमारत खड़ी करने के लिए एक बेस है। ये कल को आ सकता है कि पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन किसको बोला जाता है, बेस किसको बोला जाता है, क्या आंसर होगा इसका? ग्राम सभा। इसमें कौन लोग होंगे? इट विल बी अ बॉडी ऑफ पर्सन्स जो कि रजिस्टर होंगे गांव में इलेक्टोरल रोल्स में। गांव में इलेक्टोरल रोल्स मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है, जब हम लोग एमएलए के इलेक्शंस के लिए जाते हैं, एमपी के इलेक्शंस के लिए जाते हैं, तो बस गांव में जो इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करा जाएगा इलेक्शंस के लिए, उसमें अलग अलग अपने अपने गांव से जो भी इंसान होगा वहाँ पर जो है वो रजिस्टर हो, ठीक है। इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, ठीक है। तो ये ग्राम सभा जो है इन लोगों से बनी होगी। तो बेसिकली इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये एक विलेज असेंबली होगी एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत। जितने रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे सारे के सारे पंचायत के, जहाँ जहाँ वो पंचायत जो फैली होगी, मतलब मान लो कि वो इतने हिस्से तक, इतने लेवल तक फैली हुई है, ठीक है। इतने को बोला गया दिस इज द पंचायत 1, पंचायत 2, पंचायत 3। ये सारी की सारी मैं इनको फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ, नहीं, विलेज असेंबली 1 है, विलेज असेंबली 2 है, विलेज असेंबली 3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसी बॉडी होगी जहां पर हर एक रजिस्टर्ड वोटर जो होगा एक पंचायत के एरिया का, वो इसका पार्ट होगा। यानी कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ, रजिस्टर्ड वोटर मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर्ड वोटर्स कौन होंगे? 18 साल के जो ऊपर हो गए हों और जिन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ पर बनवा लिया हो, राइट। वो सब, हाँ। और इसलिए ये सपना से साकार होता है। देखो, अब पढ़ो उसको जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से सपना लेकर जाकर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। तभी तो इसको बोला गया इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट। बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है? देखो, जो मैं पंचायत को असाइन करने की बात कर रहा हूँ ना, जैसे गौरव आप जानते होंगे, पंचायत कोई ऐसी बहुत भीड़ भड़कम वाली चीज़ भी नहीं होती है। वो एक प्रॉपर एक एरिया होता है। जितने लोग 18 साल से ऊपर होते जा रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे इसका पार्ट है।
ठीक है। इसके पावर्स और फंक्शंस क्या होंगे? क्या कुछ पूछ रहे हो आप में से? कोई बोल रहे कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी लोगों से, क्योंकि देखो ना अल्टीमेटली वो एक छोटी सी एरिया, मतलब देख रहे हो गांव का भी एक छोटा सा पार्ट है पंचायत, जो कि एक एरिया है। वहां पर कोई भी डिसीजन सारे लोगों के इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। तो बेटर यही है कि सारे लोगों से आपसी सहमति मतलब हो जाए। और अभी हम देखेंगे इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है पूरा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलता चला आ रहा है ना, तू मैं चल रही है। इट में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस विलेज लेवल पर, जैसा एक स्टेट लेजिस्लेचर ने इनको बोल रखा होता है करने के लिए, वो डिटरमाइन करेंगे। मतलब देखो इनको टॉपिक्स तो दे ही रखे हैं। 243 जी के अंतर्गत कितने टॉपिक्स हैं इनके पास? शुरू में 29 थे, ठीक है, अभी 29 को लेकर चलो आप, 29 टॉपिक्स। अब जैसा राज्य में अगर व्यवस्था है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की, विधानसभा बता देगा इनको, और हमेशा विधानसभा भी बताएगा वैसे जो लेजिस्लेचर है। और अगर बाइकैमरल भी है तो मिलकर, मतलब कुल मिलाकर जो राज्य की सरकार है, मंत्रिमंडल उनका जितना है, वो इनको डिवॉल्व करेंगे, नवाजेंगे कुछ पावर्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बताएंगे इनको कि आपको ये जो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मिली हुई है इसको आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इनको अपनी पावर्स और फंक्शंस को इस प्रकार से एक्सरसाइज करना होता है विलेज लेवल पर, जैसा स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। तो ये एक प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, आज आपने क्या सीखा? ग्राम सभा अभी तक जो रिकमेंडेशन दे रहे थे वो कमिटीज कमीशन, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है हमें? ग्राम सभा सारे के सारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं पंचायत के एक एरिया में, जैसे गांव में ना बड़ी सारी पंचायत होती हैं, उसमें जो एक पंचायत है और एक एरिया की जो ग्राम सभा बनी है, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे उस गांव में, उस पंचायत के इलेक्टोरल रोल्स में, वो सभी के सभी इसका पार्ट होंगे। और ये एक प्रकार से एक विलेज असेंबली है। और ये कोई अचंभित वाली बात तो है नहीं, है ना ठकुराइन? 6th क्लास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे, संगम लिटरेचर में, तमिलनाडु में भी तो ऐसे ही होता था प्राचीन भारत में। 600 700 लोगों की विलेज असेंबली बनती थी, श्रेया पता है? और ये उसी का स्ट्रक्चर है एक प्रकार से। और ये अच्छी चीज़ नहीं है बताना श्रेया, जैसे जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एटलीस्ट एक उनका भी एक राय है उनकी, क्या नहीं है? जैसे हम शेयर होल्डर बनते हैं किसी कंपनी के, हमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, चाहे आप भले एक शेयर खरीद लो, तो आपको लगता है ना कि यार ये कंपनी के अंदर कुछ यार, मतलब मेरा भी स्टैंड है, चाहे भले ही मैंने 60 रुपये लगा रखे हैं इस 600 अरब की कंपनी के अंदर, लेकिन वोटिंग राइट है मेरे पास यार। उसके बाद 3-tier सिस्टम। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। हर एक राज्य के अंदर शुरू से यही चला आ रहा था ना, वैसे तो फिर राज्य ने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया था ना, 2-tier 4-tier। अब अल्टीमेटली स्ट्रक्चर निकल कर के आया, ठीक है? पंचायत्स बनाई जाएंगी एट विलेज लेवल, बेस, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, टॉप लेवल, तीनों लेवल पे बनाई जाएंगी। अब जो एक्ट है इन सभी टर्म्स को डिफाइन करता है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट।
सबसे पहले इस एक्ट में क्या बोला गया कि पंचायत क्या है। इसमें बोला गया कि पंचायत अब एक इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी भी नाम से बुला लो, अलग अलग राज्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज। अर्बन एरिया की बात होगी लेकिन वो पंचायत नहीं होते, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर होता है वो वाली बात, वो म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। पंचायत गांव में काम करने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो खुद ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और वेरियस फंक्शंस और पावर्स को अगेन इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए इनको बोला गया सेल्फ गवर्नमेंट। अब राज्य की सरकार इनको नहीं सिखाने वाली, हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो, जो इनको कोर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा गया है, अब इनको इनकी फॉर्मेशन के लिए ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखो प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था हमने, इनकी जो फॉर्मेशन है और चुनाव जो होने हैं रेगुलर इंटरवल्स, नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखा हुआ है ना, नीदर द फॉर्मेशन ऑफ द पंचायत नॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी मोर। अब नहीं है उसके आसरे। ठीक है। दूसरी चीज, गांव क्या है इस एक्ट में, किसको गांव बोला गया? विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर कर कि इतना इतना एरिया ये एक गांव है, विलेज वन। यानी कि विलेज को स्पेसिफाई कौन करता है एज अ विलेज? आज आपको क्या पता लगा? राज्य के अंदर राज्यपाल। कैसे? पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर कर। कि एक पर्टिकुलर एरिया को आप गांव बोल सकते हो, और अगर राज्यपाल चाहे तो उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ गांव को, ग्रुप्स ऑफ गांव को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई गांव बहुत छोटे छोटे हैं, अब वो लोगों पब्लिक नोटिफिकेशन इसलिए जारी करनी पड़ती है, देखो लोग जो होते हैं वो अपने हिसाब से गांव की परिभाषा देते हुए चले आ रहे हैं उनको, लेकिन एरिया पता होना चाहिए कि अब राज्यपाल ने हमारे राज्य के अंदर कुल मिलाकर सरकार ने करा क्या है, कितने कितने एरिया को एक गांव जो है वो डेजिग्नेट करा है। ये वाला गांव कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ये वाला गांव बगल में जो शुरू हो रहा है ये कहाँ तक जाएगा। और इफ देयर आर ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, इनको क्लस्टर में अगर एक विलेज बनाना है, इसके लिए भी राज्यपाल ही इस चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे, अगेन थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। इंटरमीडिएट लेवल किसको बोला गया इस एक्ट में? एक ऐसा एरिया जो कि गांव नहीं है, ना ही वो पूरी तरीके से जिला है, वो गांव नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच में लाई करता है। कौन स्पेसिफाई करेगा इसे? अगेन राज्यपाल थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। और डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी चीज होती है, आपको पता ही है, नंबर ऑफ गांव से मिलकर ही बनेगी एक डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि राज्य में चली आ रही है, और आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट फिर बनाना या फिर वो करना, कम करना, 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके डिस्ट्रिक्ट बनाना, वो राज्य की सरकारों के भरोसे होता है। इस एक्ट में यानी कि इतनी बारीकी तरीके से पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करा है। तो ये जो एक्ट है
ये एक प्रकार से देश में, अब देखो डिफाइन हो गया, तो ये क्या ऐसा ही डिफाइन है जैसा कि हमने ये पढ़ा कि पंचायत क्या है, विलेज क्या है, इंटरमीडिएट लेवल क्या है। ये जो 4 टर्म है या 3 टर्म है जो भी, ये क्या सिर्फ पंजाब के लिए लागू होती हैं, असम के लिए लागू होती हैं, सिर्फ यूपी के लिए हैं, बिहार के लिए हैं, सभी राज्यों के लिए है कि नहीं है कॉमन तरीके से? तो इस एक्ट ने एक प्रकार से एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी कि पंचायती राज सिस्टम जो है उनके स्ट्रक्चर में थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म तरीके से ये सिस्टम आए, पंचायती राज सिस्टम। लेकिन इसमें यह भी बोल दिया गया कि पंचायत बनानी है 3 लेवल पर, विलेज लेवल पर जो कि बेस होगा, मिडिल लेवल पर जो कि इंटरमीडिएट लेवल होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कि जिले के लेवल पर टॉप लेवल होगा। किसी राज्य में अगर किसी जगह की आबादी इंटरमीडिएट लेवल पर 20 लाख तक ही है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। एक राज्य में अगर जनता की आबादी, जनसंख्या जो है इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, तो ये बोला गया वो पंचायत का गठन गांव के लेवल पर कर ले, जिले के लेवल पर कर ले, इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक राज्य है, कोई भी एक राज्य अपने हिसाब से बोल लो, पहले एक रैंडमली बताओ, नाम बताओ कोई भी एक राज्य का, बोलो। यूपी, उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल भी ऐसा लिए जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पड़ी हुई है। अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से अगर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है यूपी की, तो वो पंचायत का गठन विलेज लेवल पर कर लेंगे, ज़िले के लेवल पर कर लेंगे, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट लेवल है इस पे नहीं कर सकते। 20 लाख से ज़्यादा ना हो तो इट में नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत सरता इंटरमीडिएट लेवल, बस रूल है, ठीक है, उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। उसके बाद इलेक्शन कैसे होगा मेंबर्स का और चेयरपर्सन का? सभी के सभी जो मेंबर्स हैं पंचायत के, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमेटी ने अलग अलग सुझाव दिए थे ना श्रेया के, इंटरनेट इलेक्शंस करवा दो, ग्राम सभा के डायरेक्ट करवा देना, इसके उसके ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो। इसने बोला चाहे विलेज हो, विलेज लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सभी मेंबर जो है पंचायत के इन तीनों लेवल पर, दे शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हो गई बात खत्म, डायरेक्ट इलेक्शंस होने वाले। लेकिन ये वाली बात जो है ये याद रखना, जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनके लिए है, मेंबर्स के अलावा चेयरपर्सन भी होते हैं। जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत के, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, याद रखना ये अलग अलग रूल्स हैं, आपको तंग कर सकते हैं। चेयरपर्सन की बात हो रही है, लेकिन ओनली एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एक रूल बनाया गया। चेयरपर्सन का जो चुनाव होगा गांव के लेवल पर नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चेयरपर्सन का चुनाव होगा, दे शैल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इन्होंने ऐसा PDF में कोई
ग्लिच होगा तो उसमें ये डैश डैश डाल के इनडायरेक्टली को लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचना कि इनडायरेक्टली को आपको ऐसे करके लिखना है। इनडायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। यानी कि इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेयरपर्सन का चुनाव कौन करेगा? जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो चुनेंगे इनको, राइट? जनता डायरेक्टली वोट करने नहीं आ रही है इनको। जनता ने सबसे पहले वोट करा, जिसको भी वो बन गए इलेक्टेड मेंबर्स। वो इलेक्टेड मेंबर्स जाके चुनेंगे चेयरपर्सन को तीनों लेवल पर। क्या तीनों लेवल पर? नहीं, ओनली एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब बचा कौन? कौन सा चेयरपर्सन बच गया? कौन से लेवल पर? विलेज लेवल पर। तो जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का एट विलेज लेवल, ही और शी शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर जैसा स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। यानी कि मैंने तो नहीं आपको बोला कि उसका डायरेक्ट इलेक्शन से वो होगा, चुनाव होगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? विधानसभा के ऊपर, या फिर विधानसभा विधान परिषद के ऊपर, अगर जैसा भी स्ट्रक्चर है राज्यों में। इससे क्या मैं ये भी समझ सकता हूं, यहां पर मुझे हो सकता है हमारे देश में अगर कोई मुझसे ये बोले कि चेयरपर्सन जो होते हैं पंचायत या विलेज लेवल, उनकी चुनावी प्रक्रिया के अंदर मुझे अपने देश में हर एक राज्य के अंदर हो सकता है यूनिफॉर्मिटी देखने को ना मिले। कह सकता हूं मैं? लेकिन यहां पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाएगी। क्यों बता रहा हूं ये वाली लाइन? ये क्वेश्चन बन सकता है श्रेया, गौरव, कि विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ चेयरपर्सन्स एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ पंचायत देयर इज यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑल ओवर द कंट्री, राइट? क्योंकि ये तो रूल ही है ना। क्या यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है? उनका इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत के एट विलेज लेवल, उनकी चुनावी प्रक्रिया कैसे डिटरमाइन होगी? इन सच अ मैनर एज दे मे बी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो दिस मीन्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। हो सकता है मध्य प्रदेश की विधानसभा डायरेक्ट इलेक्शन के लिए बोलते हैं, वो डिटरमाइन कर रहे हैं ना, और पंजाब की विधानसभा इंडायरेक्ट इलेक्शन के लिए बोलते हैं। यूपी की विधानसभा विधान परिषद नॉमिनेशन के लिए बोलते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि ये मूड किसका है यहां पर? स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर कोई भी चेयरपर्सन हो पंचायत का विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो दूसरे मेंबर्स हैं पंचायत के, चाहे उनका चुनाव इनडायरेक्टली हुआ हो या डायरेक्टली हुआ हो, सबके पास, सभी के सभी पंचायत के मेंबर्स के पास, सारे मेंबर जो है पंचायत के उनके पास, सभी चेयरपर्सन्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्ट इलेक्शन के मैनर से आए हो, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के मैनर से आए हो,
दे शैल हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। ठीक है, आगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 में ये भी बोला गया पंचायत लेवल पर भी देयर विल बी द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर एक पंचायत के अंदर, यानी कि तीनों लेवल पर। कौन कौन से हैं तीन लेवल? विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी पंचायत की, उसमें से एक पंचायत मतलब एक एरिया होता है ना, पंचायत एरिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें से देखा जाएगा कितने प्रपोर्शन में ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, उस हिसाब से रिजर्वेशन होगा। जैसे कि राज्यों के लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको भी एक पावर से नवाजा गया। इट शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन। यहां पर देखो, रिजर्वेशन जो होगा चेयरपर्सन का पंचायत में, एट द विलेज और एनी अदर लेवल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, इसको कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? जो सीट जो है नॉर्मल तरीके से जो रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हर एक पंचायत के अंदर, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगी बाकी मेंबर्स के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर फर्दर क्या प्रोवाइड कर सकता है? रिजर्वेशन जो है वो चेयरपर्सन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो स्टेट लेजिस्लेचर देख लेगा, चाहे वो विलेज लेवल पर हो या किसी भी दूसरे लेवल पर हो। अब कोई भी दूसरे लेवल क्या होते हैं? अगेन विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिंपल। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ये कैसे देखेगा, कैसे देगा रिजर्वेशन? सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, राइट? इस सेट में फर्दर एक और चीज बोली गई, 1/3 जो सीटें हैं वो औरतों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। दैट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर विमेन। और यहां पर जो विमेन सीट्स की रिजर्वेशन की बात हो रही है, इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू SCs एंड STs। औरत मतलब औरत टोटल ग्रुप, ST औरतें अलग, जनरल कैटेगरी की औरतें अलग, ST की अलग, ऐसा नहीं। ये जो 1/3 सीट है औरतों के लिए जो रिजर्व है, दिस विल इंक्लूड द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन जो कि SC कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रही है। ये चीज़ याद रखना, इस 1/3 के फंडे में सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं आती है, ओके? औरतें मतलब सारी औरतें। फर्दर, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन्स। 1/3 जितने भी चेयरपर्सन है उसका 1/3 पार्ट पंचायत में हर एक लेवल पर, वो भी औरतों के लिए रिजर्व होना चाहिए, 1/3 पार्ट।
यानी कि मेंबर्स के लिए भी रिजर्वेशन है 1/3 का फॉर विमेन, और चेयरपर्सन के लिए भी रिजर्वेशन है 1/3 फॉर विमेन, राइट। ये एक्ट पावर दे देता है स्टेट लेजिस्लेचर को फर्दर कि विधानसभा विधान परिषद जो है दे कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसी भी पंचायत में या विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत किसी भी लेवल पर इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो। अगर लगता है विधानसभा विधान परिषद को कि कुछ दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो मेंबर लेवल पर हो या चेयरपर्सन लेवल पर हो, उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगी उसके लिए प्रोविज़न निर्धारित करने का काम स्टेट लेजिस्लेचर का है। ये इसको पावर दी गई है। जो एक इंपॉर्टेंट बात, जो सीट्स रिजर्व्ड है मेंबर्स के लिए या फिर ऑफिस और चेयरपर्सन के लिए, जो रिजर्वेशन की जो बात है पंचायत में, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। याद रखना 1/3 सीट्स तो औरतों के लिए भी रिजर्व्ड हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ रिजर्वेशन किसकी बता रहा हूं? चेयरपर्सन लेवल पर या मेंबर लेवल पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है। इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334। दो 2020 तक ये बोला गया था पहले। आपको पता नहीं, हर 10 साल से बढ़ जाता है। आपने देखे होंगे ये लेक्चर्स, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। ये जो रिजर्वेशन वाली बात होती है, इसको हर एक सेंसस लेवल के बाद इतना कर दिया जाता है ना। अभी जैसे ये जो सीट्स रिजर्व थी, जब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटाया गया कि इनके लिए अब लोकसभा में कुछ वो नहीं होगा, या स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो 2 और 3 सीट जो होती थी, अब उसको जब हटा दिया गया, तो अब ये जो पूरे का पूरा जो क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन का, हर 10 साल से एक्सटेंड नहीं कर दिया जाता। इसको ध्यान से समझो, इस पैराग्राफ को मैं फिर से बताता हूं। जो सीट्स हैं मेंबर्स के लिए रिजर्व या ऑफिस और चेयरपर्सन के लिए जो रिजर्व है पंचायत में, शेड्यूल कास्ट के लिए चाहे शेड्यूल ट्राइब के लिए, दे शैल सीज टू हैव एन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? एंड हो जाएंगी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड जो कि स्पेसिफाई करा गया था आर्टिकल 334, जो कि प्रेजेंटली है 70 ईयर्स। अभी 70 ईयर्स को वहां से नहीं देखना है आपको कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से देखने लगो। 1992 से 2023 तक 70 साल हो गए, 2020 तक, सॉरी। सत्तर साल किसे हो गए हैं? सत्तर साल किसे हो गए? रिजर्वेशन के फंडे को आए हुए 2020 तक रिजर्वेशन के फंडे को आए हुए 70 साल हो गए, अलग अलग फॉर्म में जो दी जाती थी। तो ये 2020 तक बोला गया था कि जो रिजर्वेशन मिलती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, आर्टिकल 334 में ऐसा लिखा हुआ था कि 2020 तक ही दी जाएगी। लेकिन क्या इसे एक्सटेंड कर दिया गया है? बताओ।
हमारे देश में रिजर्वेशन को जो बोला गया था हर एक लेवल पर 2020 तक, सारे लेवल पर एक्सटेंड कर दिया गया है। बिल्कुल सबके लिए कर दिया गया है 2030 तक। आगे फिर 10 साल बढ़ गया, और हर बार ऐसे ही होता है। और इससे क्या सरकार इंश्योर कर पाती है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरी टर्म होती है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद राइटर आपको बोल रहा है, इट मस्ट बी नोटेड हियर डैट, ये जो ऊपर जो प्रोविजन दे रखी है रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन के लिए भी। शेड्यूल कास्ट के लिए याद रखना, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठाकुराइन, तुम्हारे पड़ोस में ये वाला काम हो नहीं पाता है। तुम अभी असम में हो ना, पड़ोसी राज्य, वो भी सोच रही डिप्रेशन में आ गई है। कौन सा पड़ोस है भाई ये? मतलब ये मुझे तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम कहाँ बैठी हुई हो। दिस इज बिकॉज द स्टेट इज इनहेबिटेड फुली बाय इंडिजिनस ट्राइबल पीपल। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की पूरी आबादी जो है वो ट्राइबल लोगों से बनी हुई है। कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। श्रेया, और इस प्रोविजन को बाद में अलग से भी डाल दिया गया था 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऑफ 2000। तो ये वाली बात कोई ऐसी नहीं कि हमने उनसे कोई पावर छीन लिया, ऐसा कुछ कर लिया। शेड्यूल कास्ट है ही नहीं तो भैया यार काय को सीट रिजर्व होगी यार। अभी आप कहोगे कि लिखने की क्या बात है कि जो चीज़ कहीं है ही नहीं उसको स्पेशली बता रहा है। अभी यहाँ पर लिख दे, जैसे एक वो लिख दे, क्या कहते हैं, एक रूल लिख दे कि दिल्ली के अंदर ना हिमालय वाले पहाड़ नहीं मिलते। अब आपको कि यार ये तो पता है वो, लेकिन स्पेसिफिकली ना इस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा है कि ये एक एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट डाइवर्सिटी की फॉर्म में अगर आप लोग अपने हिंदुस्तान की व्यवस्था को देखो, इतना तो आप लोग मानते ही हो ना कि हर एक राज्य में आपको ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब मिलते ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कौन नहीं मिलता? देयर आर नो शेड्यूल कास्ट, ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।